हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिसरो को। कल के लेक्चर में सिसरो का जो जीवन है, जीवन परिचय और जो रोमन राजनीतिक चिंतन की जो परंपरा है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण चीजों को, विशेषताओं को देखा था। आज हम देखेंगे सिसरो ने अपने चिंतन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही थी। देखिए, सीरीज आपको पता है यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर है। जो क्रम लगाया मैंने नीचे से ऊपर की ओर लगाया हुआ है। आपको अपने जो नोट्स बनाने हैं, आपको अपने नोट्स में यहाँ से प्रमुख तथ्य से शुरू करना है और यहाँ से फिर ऊपर की ओर चलना है। तो देखिए, प्रमुख तथ्यों में हम सबसे पहले जो उनके राजनीतिक सिद्धांत है, उनके राजनीतिक सिद्धांतों में सबसे पहले हम देखेंगे राज्य संबंधी उनके क्या विचार थे। तो देखिए, राज्य के बारे में उनका कहना था कि जो राज्य है, राज्य का जो गठन हुआ है वो व्यक्तियों से हुआ है। व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में। ठीक है, गठन में इन्होंने व्यक्ति को पहले रखा और व्यक्ति के बाद में फिर राज्य को बताया, क्योंकि उनका मानना था कि देखिए, व्यक्ति के होने के बाद ही तो वो समूहों में संगठित होगा और राज्य का निर्माण करेगा। अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा। व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण होता है, इसलिए राज्य से पहले इन्होंने व्यक्ति को रखा है, व्यक्ति को केंद्र पे रखा है और व्यक्ति के बाद इन्होंने समाज को पहले रखा है। इनका जो राज्य संबंधी विचार था वो मुख्य रूप से क्या था कि सबसे पहले तो व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद समाज है और समाज के बाद राज्य है। कि व्यक्ति से पहले समाज का निर्माण हुआ और समाज से फिर राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, से इन्होंने क्रम बताया है। फिर उन्होंने बताया कि देखिए, जो समाज है और जो राज्य है ये दोनों अलग अलग इकाइयां हैं, दोनों एक नहीं है। समाज अलग है, राज्य अलग है। दोनों कैसे अलग अलग इकाइयां हैं? देखिए, जो समाज है, समाज के बारे में उन्होंने कहा था कि जो समाज है, समाज लोगों का समूह है। इस समूह में जो व्यक्ति है वो अपनी स्वेच्छा से एकत्र होते हैं और वो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठा होते हैं। एक दूसरे की मदद करने के लिए समाज के रूप में व्यक्ति अपनी इच्छा से इकट्ठा होते हैं। जो राज्य है, राज्य को उन्होंने बताया कि राज्य एक कानूनी और राजनीतिक ढांचा है जिसका निर्माण किस लिए होता है? समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने को के लिए बनाया जाता है। राज्य का काम भी यहाँ इन्होंने बता दिया है कि देखिए, जो समाज है और जो राज्य है, दोनों के दोनों क्या है? दोनों अलग चीजें हैं। समाज क्या है? समाज लोगों का ऐसा समूह है जहां पर लोग आपस में इकट्ठा होते हैं, अपनी इच्छा से इकट्ठा होते हैं, स्वेच्छा से इकट्ठा होते हैं। और किस लिए इकट्ठा होते हैं? ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की मदद से अपना जीवन यापन कर सके। ये तो हो गया समाज। और राज्य क्या होगा? राज्य एक ऐसा कानूनी और राजनीतिक ढांचा है जो समाज के जो लोग हैं, समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित ढांचा प्रदान करता है। ये कहा है उन्होंने किसके बारे में? राज्य के बारे में। तो यहाँ उन्होंने राज्य का क्या काम बता दिया है कि समाज की सुरक्षा करना और उसे व्यवस्थित रखना राज्य का काम है। ठीक, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण से देखिए, हम कैसे समझ सकते हैं इसे कि देखिए, जब बच्चे होते हैं, बच्चे अगर खेलने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं एक किसी पार्क में या फिर कहीं भी, अगर बच्चे हैं, बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो वो किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? अपनी इच्छा से इकट्ठे हो रहे हैं, है ना? उन पर किसी का कोई दबाव तो नहीं है। तो वो तो क्या होगा? वो तो होगा समाज का प्रतिरूप। लेकिन अगर खेल के दौरान बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को, लड़ाई को सुलझाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। उस लड़ाई को सुलझाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है खेत में, वो कौन होता है? वो अंपायर होता है या नियम कानून होते हैं। तो जो ये राज्य है, राज्य किसका काम करता है खेल में? अंपायर का काम करता है। और जो बच्चे हैं जो इकट्ठे हुए हैं अपनी इच्छा से, वो किसका काम करते हैं? वो काम करते हैं समाज का। फिर हम देखते हैं राज्य का अधिकार इन्होंने क्या बताया है। राज्य के अधिकार के बारे में इनका कहना था कि देखिए, जो राज्य है, राज्य पर किसी विशेष व्यक्ति या विशेष समूह का अधिकार नहीं होता है, बल्कि राज्य पर किसका अधिकार होता है? राज्य पर अधिकार होता है जनता का। जनता का अधिकार होता है और जनता ही कानून और सत्ता की स्रोत होती है। कानून और सत्ता का राज्य में स्रोत कौन होगा? ये होगी जनता। फिर इन्होंने राज्य में जो पुरुषों की समानता है, पुरुषों या मनुष्यों की समानता है, उस पर इन्होंने बल दिया है। दूसरा इनका कहना था कि देखिए, जो राज्य होता है, राज्य में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होता कि वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है या श्रेष्ठ वर्ग है। सभी वर्ग समान हैं, सभी वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने जो वर्ग श्रेष्ठता है, वर्ग या मनुष्य की जो श्रेष्ठता है, इसको नकारा है। फिर इनका कहना था कि देखिए, जो राज्य का अधिकार है, राज्य के अधिकार की जो असली मालिक है, असली मालिक कौन है? जनता है। राज्य को इन्होंने रिपब्लिक नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है जनता की संपत्ति।
जो राज्य है, राज्य क्या है, राज्य को उन्होंने रिपब्लिक कहा है। रिपब्लिक का अर्थ ही जनता की संपत्ति होता है। राज्य पर सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हमें समझने की जरूरत है कि इन्होंने किसका माना है, जनता का अधिकार माना है। सिंपल सी बात ये है। अब देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, विद्यालय की लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी किसी की निजी संपत्ति तो नहीं है, ना तो वो अध्यापकों की निजी संपत्ति है, ना वो मॉनिटर की निजी संपत्ति है, ना वो प्रिंसिपल की निजी संपत्ति है। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जिस पर सामूहिक रूप से सभी वर्गों का हित है। कोई व्यक्ति लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने से मना नहीं कर सकता, ना तो अध्यापक मना कर सकते हैं, ना फिर प्रिंसिपल मना कर सकता है, ना फिर कोई कक्षा का मॉनिटर मना कर सकता है। लाइब्रेरी तो क्या हो गई, लाइब्रेरी भी पूरे समाज का हक है, वो तो पूरे समाज की हो गई लाइब्रेरी, किसी की निजी संपत्ति तो नहीं है वो। लेकिन उसे संभालता कौन है, उसकी व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, वो या तो टीचर्स करते हैं या प्रिंसिपल करते हैं। तो जो वो टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वो लाइब्रेरी को संभालने वाले हैं, वो व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थापक करने वाले हैं। लाइब्रेरी पर उनका कोई निजी हक नहीं है। इसी तरह इन्होंने राज्य को समझाया है कि राज्य जो है, राज्य पर जनता का सामूहिक हक है। राज्य को अगर नेता संभाल रहे हैं या शासक वर्ग संभाल रहा है तो वो उसकी सिर्फ व्यवस्था करने के लिए बने हैं। उनका ये अधिकार नहीं है कि वो राज्य के पूर्ण स्वामी हो गए। पूर्ण स्वामी राज्य का कोई नहीं है। इसमें जो इन्होंने पुरुष की समानता की बात कही है, पुरुष समानता के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि देखिए जो अरस्तु था, हमें पता है अरस्तु अभी हमने पढ़ा है, तो अरस्तु ने जो राज्य था, राज्य में उसने जितने रहने वाले वहां के राज्य के निवासी थे उनमें विभेद किया था। नागरिक और दास में, स्त्री और पुरुष में, किसी और विदेशी में, इस तरीके से उसने भेद किया हुआ था नागरिकों के बीच में। लेकिन जो सिसरो है, सिसरो ने उनकी इस व्यवस्था को खारिज किया। उन्होंने कहा कि देखिए इन आधारों पर किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। सभी व्यक्तियों में सही और गलत की समझ होती है, सोचने समझने की बुद्धि सभी व्यक्तियों में होती है, और इसीलिए मूल रूप से सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। हो सकता है कि वो अपने रंग में, शारीरिक बनावट में, या फिर अपनी संस्कृतियों में, या फिर संपत्ति के आधार पर वो सब अलग अलग हों, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर हैं। पुरुषों की समानता के बारे में उनका यही कहना था कि देखिए जो अरस्तु ने ये बात कही है कि नागरिक और दास के बीच में, या फिर शासक और दास के बीच में उन्होंने राज्य में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को बांट दिया है, ये व्यवस्था गलत है। सभी व्यक्ति मूल रूप से समान होते हैं। उनकी हो सकता है कि उनकी जो संस्कृति है वो भिन्न हो, संपत्ति के आधार पर उनमें अंतर हो, शारीरिक बनावट के आधार पर अंतर हो, लेकिन जो सोचने समझने की बुद्धि है वो ईश्वर ने सबको समान रूप से दी है। सभी व्यक्तियों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मूल रूप से जो सभी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति कैसे हैं, बराबर हैं। संपत्ति के आधार पर किसी भी वर्ग के साथ में, या संस्कृति के आधार पर किसी भी वर्ग के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए कानून की नजर में सभी व्यक्तियों को बराबर रखा जाएगा। कानून की नजर में किसी व्यक्ति को बड़ा या छोटा नहीं देखना है। दूसरा उनका इस बारे में कहना था कि देखिए कोई भी वर्ग हो वो जन्म से श्रेष्ठ नहीं बन सकता। कि आप किसी भी वर्ग को कह रहे हो कि भाई ये जन्म से श्रेष्ठ है, जन्म से इनका उच्च स्थान है, तो जन्म से कोई भी वर्ग श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। बल्कि व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे बनता है, अपने सद्गुणों के कारण श्रेष्ठ बनता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अगर हम अपनी भारत की अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें, उससे रिलेट करके हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसका जन्म तो हो गया ब्राह्मण वर्ग में, जो कि हमारे यहाँ उच्च वर्ग माना जाता है, लेकिन उसके जो गुण हैं, जो उसके काम हैं, वो काम कैसे हैं, वो काम गैर कानूनी काम करता है। वो चोरी, डकैती, हत्या, इस तरह के कामों में, गैर कानूनी कामों में वो उलझ गया है, तो क्या आप उसे श्रेष्ठ मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों भाई? जन्म से थोड़ा ही ना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बनता है? सद्गुणों के आधार पर। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में भी पैदा हुआ है लेकिन उसके अंदर सद्गुण ज्यादा है, अच्छे सद्गुण उसके अंदर है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो निम्न वर्ग का व्यक्ति श्रेष्ठ है, या गरीब व्यक्ति श्रेष्ठ है अगर उसके अंदर सद्गुण है। जन्म से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। और इसी में उनका कहना था कि देखिए अगर कोई व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा रहा है
तो वो क्या होता है, वो श्रेष्ठ होता है। इनका कहना था कि ना तो कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ होता है और ना ही कोई व्यक्ति धन से श्रेष्ठ होता है, कि किसी व्यक्ति के पास धन ज्यादा है तो धन के आधार पर वो श्रेष्ठ हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। बल्कि श्रेष्ठ किस चीज से होता है, व्यक्ति अपने सद्गुणों के आधार पर श्रेष्ठ होता है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अगर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर रहा है, सद्गुण उसके अंदर है, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। और अगर एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी, अगर एक धनी वर्ग का व्यक्ति भी चोरी, डकैती, हत्या इस तरह के गैर कानूनी कामों में लिप्त है, तो वो क्या है, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, किसी भी तरीके से वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये था उनका राज्य का अधिकार। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रमंडल की धारणा उनकी क्या थी, राष्ट्रमंडल के बारे में उन्होंने क्या कहा था। देखिए, राष्ट्रमंडल का अर्थ क्या माना जाता है, लैटिन भाषा में इसका जो शब्द है वो शब्द है रिपब्लिक। और रिपब्लिक का क्या अर्थ है, हमने अभी देखा था, जनता की संपत्ति। इस बारे में जो सिसरो है, सिसरो का तर्क था जो राज्य है, राज्य देश में रहने वाले सभी लोगों की साझा संपत्ति है। सभी लोगों का राज्य पर समान अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर राज्य में 10 लोग रह रहे हैं तो उन 10 लोगों का जो राज्य की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति पर बराबर का अधिकार है। राष्ट्रमंडल का निर्माण इन्होंने बताया था कि ये 2 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी 2 बातें? नंबर 1 न्याय पर सहमति, नंबर 2 साझा हित। राष्ट्रमंडल का निर्माण या राज्य का निर्माण किन बातों पर निर्भर करता है? 2 बातों पर निर्भर करता है, न्याय पर सहमति और साझा हित। न्याय पर सहमति क्या होगा कि देखिए, जो राज्य में रहने वाले सभी लोग हैं, वो सभी लोग, सभी नागरिक एक जैसे जो अधिकार है, अधिकार स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ठीक, एक जैसे कानून और अधिकार ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो। दूसरा, जो राज्य में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करें और साझा भलाई के लिए साथ रहे। कि जो भी राज्य है, किसी भी राज्य का जो निर्माण होता है, राष्ट्रमंडल का जो निर्माण होता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी 2 बातों पर? एक तो होगा न्याय पर सहमति। की न्याय पर सहमति क्या होगी कि जो राज्य है, राज्य में जो नियम कानून है, जो प्रथाएं हैं, राज्य में रहने वाले जितने लोग हैं, जितने निवासी हैं, वो सब निवासी सहमत हो कि राज्य के जो नियम कानून राज्य ने बनाए हैं, हम सबको साथ रखने के लिए, हम सब उस पर अपनी सहमति देते हैं, सब उसके अकॉर्डिंग साथ रहेंगे, नियम कानूनों का पालन करेंगे। दूसरा है साझा हित। जब कहीं किसी जगह पर लोगों के अगर साझा हित एक जैसे होंगे तो उस राज्य का या उस स्थान के स्थायित्व उस स्थान का ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, कि जो राज्य है, अगर राज्य में सभी व्यक्ति साझा हित पर मिलकर काम करेंगे, सभी को ये लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम में हमारी सबकी भलाई है, सबके अच्छे के लिए हम काम कर रहे हैं, सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा राज्य ज्यादा स्थायी रहता है। फिर राष्ट्रमंडल के अंदर ही, क्योंकि राष्ट्रमंडल से इनका किससे था? राज्य से था। इसके अंदर ही शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने तर्क दिए हैं। क्या तर्क दिए हैं वो देख लेते हैं। देखिए, शासन व्यवस्था के बारे में उनका मानना ये था कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य वही है जिस राज्य में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनता, इन तीनों की भागीदारी समान रूप से हो। 3 तंत्र बताए थे इन्होंने, कौन कौन से? राजतंत्र प्लस अभिजात वर्ग या कुलीन तंत्र और प्लस जनता। इन तीनों के मिश्रण से जो व्यवस्था बनेगी वो व्यवस्था श्रेष्ठ व्यवस्था होगी। क्यों श्रेष्ठ व्यवस्था होगी? क्योंकि देखिए, सिसरो का मानना था कि जो शुद्ध शासन प्रणालियां होती है, शुद्ध शासन प्रणालियां जैसे राजतंत्र पूरे शुद्ध रूप में है या फिर कुलीन तंत्र पूरे अपने शुद्ध रूप में है, तो सिसरो का मानना था कि जो ये शासन प्रणालियां, इन शासन प्रणालियों में क्या होता है कि इनके विघटित होने की या इन शासन प्रणालियों में लगातार अव्यवस्था बनी रहने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए क्या किया जाए कि जो तीनों शासन प्रणालियां, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्र, इन तीनों की जो अच्छाइयां हैं, इन तीनों के दोषों को तो हटा दिया जाए, लेकिन तीनों की जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को स्वीकार कर लिया जाए और उसके मिश्रण से जो शासन प्रणाली बनेगी वो श्रेष्ठ शासन प्रणाली होगी। ये जो विकृत रूप होगा, विकृत रूप देख लेते हैं हम कि जो उन्होंने बताया था कि ये तीनों जो शुद्ध तंत्र हैं, अगर इन तीनों की शुद्ध शासन प्रणाली ली जाए तो वे विकृत रूप बन जाती है। कैसे बन जाती है विकृत रूप? पहले हम विकृत रूप देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने क्या व्यवस्था सुझाई थी। कि देखिए, जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र तो क्या होता है, राजतंत्र को निरंकुश तंत्र में बदलने में देर नहीं लगती। मैंने अभी बताया कि राजतंत्र क्या है, निरंकुश तंत्र में बहुत जल्दी बदल जाता है। ये इसका एक दोष है। इसका मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब एक ही व्यक्ति शासन कार्य संचालन करता है तो उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति में वृद्धि होने की संभावना ज्यादा रहती है। कुलीन तंत्र के बारे में उसने क्या कहा कि देखिए, जो कुलीन तंत्र आप कह रहे हो कि श्रेष्ठ लोगों का शासन है,
हम तो यही सोचते हैं कि कुलीन तंत्र श्रेष्ठ लोगों का शासन है, श्रेष्ठ लोग मिलकर शासन कर रहे हैं। लेकिन जो ये भी तंत्र है, इस तंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि इस तंत्र में जो शामिल सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में जो लालची प्रवृत्तियां हैं, लालची प्रवृत्तियों की वृद्धि होने में समय नहीं लगता। और इस तरीके से ये क्या होता है, ये बदल जाता है गुट तंत्र में। कुलीन तंत्र में जो कुलीन होंगे वो गुटों में बदल जाते हैं। फिर जनता का के बारे में उनका क्या कहना था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को अराजक राज्य होने में या भीड़ तंत्र में, इसमें बदलने में देर नहीं लगती है। जो जनता का शासन है या जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र बहुत जल्दी भीड़ तंत्र में या अराजकता के तंत्र में बदल जाता है। ये लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा था। जो लोकतंत्र के बारे में ये अवधारणा है उनकी, ये अवधारणा कैसी है, उनके समय की अवधारणा है। अपने समय में उन्होंने जो चीजें देखी थी उसके आधार पर उन्होंने ये चीजें बताई है। फिर इन शासन प्रणालियों से अच्छी चीजें उसने क्या लेने की कोशिश की है कि इनसे आप अच्छी चीजें लीजिए। अच्छी चीजें कौन कौन सी इनसे ली जा सकती है, तो देखिए जो राजतंत्र है, राजतंत्र से उसने कहा था कि राजतंत्र से कॉन्सुल लिया जाए। जो उस समय रोमन गणतंत्र प्रणाली थी, रोमन गणतंत्र में कॉन्सुल नाम का एक पद होता था जिसमें 2 सर्वोच्च मजिस्ट्रेट होते थे। और ये 2 सर्वोच्च मजिस्ट्रेट होते थे, ये सेना, राज्य की सेना और राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व करते थे। राज्य की जो सेना है और जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो किसके पास होगी, वो होगी कॉन्सुल के पास। दूसरा जो कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र से इन्होंने कहा था कि जो रोम की जो सीनेट है, सीनेट को शामिल किया जाए रोम की। क्यों? क्योंकि ये वरिष्ठ और अनुभवी जो लोग हैं उनकी सभा है। इस सभा में वरिष्ठ लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, इन्हें शासन कार्य का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ये जो लोग हैं ये क्या काम करेंगे, ये कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही ये विदेश नीति, खजाना नियंत्रण, इस तरह के कार्यों को करेंगे। ठीक है, विदेश नीति, खजाना नियंत्रण पर इनका अधिकार होगा। और क्योंकि ये वरिष्ठ होते हैं और ये अनुभवी होते हैं, इसलिए राजा को ये बेहतर सलाह देते हैं, राजा के सलाहकार बेहतर हो सकते हैं। तो ये तत्व कुलीन तंत्र से शामिल किया जाए। फिर जो भीड़ तंत्र है, जो जनता का लोकतंत्र है, लोकतंत्र से क्या क्या लिया जा सकता है, लोकतंत्र से उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र से जनसभाओं को लिया जा सकता है। जनसभाएं और एक ट्रिब्यून नाम का एक अधिकारी होता था वहां, जो कि जनता के अधिकारों का रक्षक होता था। तो उन्होंने कहा था कि भीड़ तंत्र से या फिर लोकतंत्र से आप 2 चीजें लीजिए, एक तो जनसभाएं और दूसरा ट्रिब्यून। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इनसे जो जनसभाएं हैं, जनसभाएं से तो जनशक्ति अपने पास होगी। जो ट्रिब्यून है, ट्रिब्यून किसका प्रतिनिधित्व करेगा, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। और इन्हें कानून पारित करने, मजिस्ट्रेट चुनने, स्वतंत्रता की रक्षा करने ये अधिकार दिए जाएं। ये था उनका शासन व्यवस्था के बारे में सिद्धांत। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए राज्य में, जो राष्ट्रमंडल होगा, राष्ट्रमंडल में शासन व्यवस्था कैसी होगी। शासन व्यवस्था के बारे में देखें, उनका कहना था कि जो शासन व्यवस्था होगी किसी भी राज्य में, उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनता, इन तीनों का मिश्रण होना चाहिए। तीनों तंत्र के जो दोष हैं, दोषों को एक तरफ हटाया जाए, तीनों तंत्रों की जो अच्छाई है, अच्छाइयों को आपस में मिलाया जाना चाहिए। और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक बेहतर राज्य का निर्माण होगा। तीनों के इन्होंने दोष बताए हैं। दोष क्या क्या है कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र को निरंकुश तंत्र में बदलने में देर नहीं लगती। जो कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र को गुट तंत्र में बदलने में देर नहीं लगती है। जो लोकतंत्र है या जो जनता है, उसे अराजक होने में या भीड़ तंत्र बदलने में देर नहीं लगती। तो इसका उपाय क्या किया जाए, इसका उपाय उन्होंने बताया कि राजतंत्र से आप लीजिए कॉन्सुल, जिसमें 2 सर्वोच्च न्याय मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं। उनका कार्य क्या होगा, वो सेना और कार्यकारी शक्ति को देखेंगे। कुलीन तंत्र से लीजिए आप सीनेट को, जो कि वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सभा होती है। यह राजा की एक बेहतर सलाहकार साबित हो सकती है। कुलीन तंत्र का ये प्रतिनिधित्व कर सकती है। विदेश नीति और खजाना नियंत्रण का ये काम कर सकती है। तीसरा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से आप लीजिए जनसभा और ट्रिब्यून को। ट्रिब्यून कैसा होता था, ट्रिब्यून एक मजिस्ट्रेट की तरह एक अधिकारी होता था कि ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर जनशक्ति और लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। कानून पारित करने में, मजिस्ट्रेट को चुनने में, स्वतंत्रता की रक्षा करने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इन लोगों को अधिकार दिया जाना चाहिए। ये थी उनकी शासन व्यवस्था। और इसी शासन व्यवस्था को ही उन्होंने मिश्रित संविधान का नाम दिया था। मिश्रित संविधान वैसे मुझे आगे समझाना था, लेकिन दोनों सेम ही, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिश्रित संविधान या शासन व्यवस्था दोनों यही है उनकी। यही आप मिश्रित संविधान में रखेंगे, यही आप शासन व्यवस्था में रखेंगे।
जो सिसरो ने बताया है मिश्रित संविधान भी यही होगा और शासन व्यवस्था भी यही होगी। ठीक है, दोनों अगर आपके पास क्वेश्चन आए, मिश्रित संविधान का क्वेश्चन आए तब भी आपने यही लिखना है, अगर आपको शासन व्यवस्था का क्वेश्चन आए तब भी आपने यही सब लिखना है। मिश्रित संविधान के बारे में कुछ और 2-4 तथ्य और हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी इसके बाद में। अब देखिए, जो हमने अभी देखा है मिश्रित संविधान या शासन व्यवस्था, उसके सफल होने के कारण बताए इन्होंने कि ये सफल क्यों हो सकता है। सफल होने के इसके कारण क्या होंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहला इन्होंने बताया शक्ति संतुलन। देखिए शक्ति संतुलन कैसे होगा, उनका मानना था कि अगर हमने शासन व्यवस्था में 3 तरह के तंत्र शामिल किए हैं तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी वर्ग एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। कैसे हावी नहीं हो सकता है, जो कौंसुल है, कौंसुल को अपने कार्य करने के लिए क्या चाहिए, सीनेट प्लस जन समर्थन। दूसरा, जो सीनेट है, सीनेट का जब चुनाव जनता के द्वारा होगा तो उसे डर कैसा रहेगा, जनता के वोटों का डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता अगली बार चुनाव में हमें हरा दे। जो जनता है, जनता को कौंसुल और सीनेट इन दोनों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से तीनों वर्गों पर एक दूसरे का नियंत्रण है। कौंसुल पर किसका है, सीनेट और जन समर्थन का नियंत्रण है। सीनेट पर जनता के वोट का डर है, और जो जनता है, जनता को पता है कि हमें अपने कार्य करने के लिए कौंसुल और जो सीनेट है इन दोनों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण इनमें आपस में शक्ति संतुलन बना रहता है, और इसी कारण कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर हावी नहीं हो पाता है। दूसरा, इसके सफल होने का एक दूसरा कारण है स्थायित्व। स्थायित्व कैसे होगा कि देखिए, जब जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली में आपका शासक वर्ग भी शामिल है, शासन प्रणाली में आपका कुलीन वर्ग भी शामिल है, शासन प्रणाली में जनता भी शामिल है। जब तीनों शामिल हैं शासन प्रणाली में, तीनों को महत्व दिया जा रहा है, तीनों की बात सुनी जा रही है, तीनों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही है, तो इससे क्या होता है, इससे राज्य में जो क्रांति है, क्रांति की संभावनाएं कम होती रहती है। ठीक है, क्रांति की संभावनाएं राज्य में इससे नहीं बढ़ती है, और इसी कारण से राज्य में स्थायित्व बना रहता है, राज्य स्थायी रहता है। ये दूसरी विशेषता थी मिश्रित संविधान की। तीसरा, समानता और गौरव, इनमें सामंजस्य बना रहता है। कैसे सामंजस्य बना रहता है कि देखिए, जब शासन प्रणाली में कुलीन वर्ग भी शामिल है, कुलीन वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो आम जनता है, आम जनता किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, स्वतंत्रता और समानता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब ये दोनों वर्ग साथ रहेंगे, साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो साथ मिलकर कार्य करने से क्या होगा कि इन दोनों में आपस में सामंजस्य बना रहेगा। दोनों में जो आपसी कलेश की संभावनाएं जो कि उस समय में रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, उसी के बारे में उन्होंने कहा था कि इससे इन दोनों वर्गों के बीच में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। राष्ट्रमंडल का उद्देश्य, राष्ट्रमंडल का उद्देश्य इन्होंने क्या बताया, न्याय को बताया है कि देखिए, जो राज्य है, राज्य का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, राष्ट्रमंडल का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है कार्य करने का, वो सभी वर्गों को न्याय प्रदान करना है। अगर राज्य में न्याय नहीं होगा तो राज्य क्या होगा, राज्य राष्ट्रमंडल भी नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कानूनों का निर्माण ताकत के बल पर हो रहा है तो ऐसा जो राज्य होगा, ऐसा राज्य राष्ट्रमंडल नहीं कहलाएगा। राष्ट्रमंडल वही राज्य कहलाएगा जिसमें कानूनों का निर्माण किसके आधार पर होगा, न्याय के आधार पर होगा। तो ये हमने देख लिया है, कौन सा देखा है, ये हमने राष्ट्रमंडल की अवधारणा देखी है, और उसी में ही हमने मिश्रित संविधान को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं राज्य के कानून। देखिए, राज्य के कानून के बारे में उनका कहना था कि जो राज्य के जो कानून होते हैं वो किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति राज्य में कानून नहीं बनाता है, बल्कि राज्य के कानून कहाँ से आते हैं, राज्य के कानून प्रकृति की उपज होते हैं। इस बारे में देखिए, उनका कहना था कि जो राज्य के कानून है वो किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि जो सच्चा कानून होता है वो प्रकृति का कानून होता है। और जो ये कानून होता है, ये कानून व्यक्ति के दिमाग में पहले से ही मौजूद होता है। व्यक्ति के दिमाग में भी कोई चीज तभी आती है जो वो अपनी प्रकृति के आसपास की चीजों को देखता है, अपने आसपास की चीजों को देखकर उन पर गहन मंथन करता है, विचार विमर्श करता है। उसके बाद ही व्यक्ति के दिमाग में ये आता है कि इस विषय पर मुझे कोई चीज बनानी है, कोई कानून बनाना है। और वो कानून भी कहाँ से आता है, वो कानून भी प्राकृतिक रूप से आता है। मतलब कि जो प्रकृति है, प्रकृति आपको इशारा कर रही है कि इस कानून का आप निर्माण कीजिए। और उनका कहना था कि देखिए, जो प्रकृति का कानून है, प्रकृति का कानून कभी नहीं बदलता है, बदलता नहीं है, बल्कि ये
हर एक देश में, हर एक परिस्थिति में, हर एक काल में एक समान रहता है, इसमें बदलने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि उन्हें किसी निर्दोष को मारने से संबंधित कानून है कि निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी जानी चाहिए, सजा उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो व्यक्ति किसी काम में दोषी है। तो ये कानून कैसा है? ये कानून प्रकृति का कानून है, क्योंकि ये सार्वभौमिक है, हर एक जगह पर आपको ये कानून मिलेगा। यही तर्क उनका था कि देखिए जो कानून है वो व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं होते हैं, बल्कि कानून प्रकृति में पहले से मौजूद होते हैं। व्यक्ति उन कानूनों को लिखित रूप प्रदान करता है। जो कानून है, प्राकृतिक कानून जो होते हैं, प्राकृतिक कानून सबसे बेहतर कानून होते हैं, सार्वभौमिक कानून होते हैं। प्रत्येक स्थान पर इन कानूनों की समान मान्यता होती है, ठीक है। इन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता या ये इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर इन्होंने इसमें बताया राज्य के कानून किसके कानून के अधीन होते हैं? प्रकृति के अधीन। कि राज्य जिन भी कानूनों को बनाएगा, जिन भी कानूनों का निर्माण करेगा, वो प्रकृति के कानून के अधीन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर राज्य कोई कानून बना रहा है और उन कानूनों को बनाने के समय वो प्रकृति के कानूनों को ध्यान में नहीं रख रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे जो राज्य के कानून है उन कानूनों के अन्यायपूर्ण होने की संभावना ज्यादा रहती है, कि उन कानूनों का अन्यायपूर्ण होने की संभावना ज्यादा रहेगी अगर उन्हें बनाते समय प्रकृति के कानूनों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और इसी के साथ में उनका कहना था कि अगर कोई कानून ताकत बल पर बना है तो वो सच्चा कानून नहीं हो सकता। इसीलिए राज्य के कानूनों को प्रकृति के कानूनों के अधीन होना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति के कानून सच्चे कानून है। फिर आता है कानून की नजर में सब बराबर। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो कानून है, कानून की नजर में सब बराबर होगा किसी भी व्यक्ति के साथ में, उसकी भाषा को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, या फिर उसकी शारीरिक बनावट को लेकर, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सर्वोच्च है और कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई राजा कोई रंक नहीं है, सब बराबर। से उनका मतलब था कि देखिए कानून का काम जो होता है, कानून का काम व्यक्ति को केवल सजा देना नहीं होता है, बल्कि कानून का काम क्या है? बल्कि कानून का काम है समाज में व्यवस्था बनाए रखना और सबको सुरक्षा देना, सभी वर्गों को सुरक्षा देना, समाज में सुरक्षा बनाए रखना। ये किसका काम है? ये कानूनों का काम है। दूसरा उनका कहना था कि देखिए जो राज्य में अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून नहीं बनेंगे, सभी वर्गों के लिए एक समान कानून बनेंगे, और वो जो एक समान कानून बनेंगे वो सभी वर्गों पर समान रूप से लागू भी होंगे। इन्होंने बताया कि कानून सर्वोच्च है, कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं, राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। राजा के ऊपर भी विधि का शासन होगा, पूरी जनता के ऊपर विधि का शासन होगा, राजा के ऊपर भी विधि का शासन होगा। ये था उनका राज्य का कानून का सिद्धांत। अब देख लेते हैं उनका न्याय का सिद्धांत क्या था। न्याय को उन्होंने क्या कहा है कि जो न्याय है, न्याय मनुष्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का साधन और सद्गुण है। उन्होंने न्याय को क्या बताया कि न्याय एक ऐसा सद्गुण है, एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित करती है। उनमें जो आपसी बैर भाव की भावना है, बैर भाव की भावना को कम करती है, सभी व्यक्तियों के बीच में मेल जोल को बढ़ाती है। ऐसी व्यवस्था है न्याय। उन्होंने किसका समर्थन किया था? प्राकृतिक न्याय का समर्थन किया था। उनका कहना था कि अगर किसी जगह पर न्याय का अभाव है, अगर किसी जगह पर न्याय नहीं है, तो जो राज्य है, राज्य टिक ही नहीं पाएगा, वहां पर कुछ भी सम्मानजनक चीज नहीं होगी। इसलिए न्याय का होना जरूरी है। मानवता जो है, मानवता का अंतिम लक्ष्य ही न्याय है। अगर किसी समाज में न्याय नहीं है, अगर किसी जगह पर न्याय नहीं है, तो उस जगह पर, उस स्थान पर, उस राज्य में कुछ भी सम्मानजनक या कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। ये कहना था इनका न्याय के बारे में। फिर इनका कहना था कि जो न्याय है, न्याय का निर्माण कहाँ होगा? न्याय का निर्माण संसद में नहीं होता है, बल्कि यह व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है। कि ऐसा नहीं है कि आपने संसद में बैठकर नियम कानून बना दिए और उन नियम कानूनों को बनाने के बाद में आपने न्याय की स्थापना कर दी है। ऐसा नहीं है। आप नियम कानून बना दोगे लेकिन लोग उन नियम कानूनों को मानेंगे ही नहीं, तो कहाँ से न्याय हो जाएगा? इसलिए उनका कहना था कि जो न्याय की जो अवधारणा है, न्याय का जो सद्गुण है, वो व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होता है। ये व्यक्ति की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि उसे कार्यों में, किसी भी कार्यों को करते समय न्याय को महत्व देना है या नहीं देना है। आप किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती कानून बनाकर न्याय को महत्व नहीं दिलवा सकते हो, न्याय के रास्ते पर नहीं चलवा सकते हो। इसलिए उनका कहना था कि न्याय का निर्माण संसद में नहीं होता है, बल्कि यह व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है। फिर उन्होंने कहा था कि जो न्याय है, न्याय का निर्माण कैसे होता है? जन्म से तो मौजूद है ही, लेकिन इसका निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण होता है
कानून प्लस प्रकृति के मेल से। कानून और प्रकृति के मेल से कैसे होगा कि देखिए, जो राज्य जो कानून बनाएगा उस कानून को बनाते समय वो क्या करेगा, प्राकृतिक नियमों का ध्यान रखेगा। दूसरा, प्रकृति से हमें क्या मिल रहा है, बुद्धि मिल रही है। तो जो ये प्राकृतिक नियम है और जो ये बुद्धि है, ये जब दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिलकर व्यक्ति को सही और गलत के बारे में बताते हैं, सही और गलत के बारे में बताएंगे, और इससे क्या होगा, इससे ही न्याय का निर्माण होता है। दूसरा, जो ये नियम बनेंगे, न्याय के जो ये नियम बनेंगे, ये नियम कैसे होते हैं, ये नियम सार्वभौमिक होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। कि न्याय का जो निर्माण होगा, न्याय का निर्माण कानून और प्रकृति के मेल के द्वारा होगा। जो कानून है, कानून कैसे बनेंगे, जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण होगा, और वो कानून कैसे होंगे, सच्चे कानून होंगे। इसके साथ ही जो प्रकृति है, प्रकृति ने व्यक्ति को बुद्धि दी है, तो जब जो प्राकृतिक नियम है या जो कानून है और जो बुद्धि है व्यक्ति की, इन दोनों का मेल होगा, तो इन दोनों के मेल से व्यक्ति को सही और गलत इस चीज का पता चलता है कि समाज के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इस चीज का पता चलता है। तो ये जो नियम होते हैं, ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था कैसी होती है, सार्वभौमिक अवस्था होती है। इसको बदला नहीं जा सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये नियम, ये कानून क्या होते हैं, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित नियम कानून होते हैं। यहाँ से प्राकृतिक न्याय का जन्म हो रहा है। दूसरा, इन्होंने बताया कि देखिए, कोई भी राज्य सरकार जो प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। ना तो प्राकृतिक न्याय के नियमों को राज्य सरकार बदल सकती है, ना उनमें कोई कमी कर सकती है। अगर कोई भी राज्य सरकार ऐसा करती है तो उससे क्या होता है, उससे सच्चे कानूनों का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य सरकार प्राकृतिक न्याय के नियमों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है, ये राज्य सरकार पर एक सीमा है। तो उन्होंने प्राकृतिक न्याय के 4 सिद्धांत बताए थे। 4 सिद्धांत कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। प्राकृतिक न्याय के 4 सिद्धांत उन्होंने बताए थे, कौन कौन से। सबसे पहला तो होगा वादा खिलाफी नहीं। वादा खिलाफी नहीं कि आपने किसी से कोई काम करने के लिए कोई वादा कर लिया है और उसके बाद अपने वादे से मुकर गए। आपने जो किसी व्यक्ति के साथ वादा किया है उससे आपको मुकरना नहीं है, वादा खिलाफी नहीं करनी है। दूसरा, उचित कारण के बिना हिंसा नहीं। उचित कारण के बिना हिंसा नहीं मतलब कि इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने अहिंसा के बारे में कहा है। इन्होंने कहा कि आप हिंसा कीजिए, लेकिन हिंसा करने के लिए सही कारण का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बिना बात के दूसरों के साथ लड़ते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास उचित कारण है हिंसा करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, तो आप हिंसा कीजिए। अगर आपके पास सही कारण नहीं है तो आप हिंसा मत कीजिए। थर्ड, दूसरों के प्रति दयालुता। ये तो आप समझ गए होंगे कि दूसरों के प्रति आपको दयालु रहना है, किसी के साथ भी आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे कि दूसरे व्यक्ति का मन दुखी हो, परेशान हो। फिर फोर्थ है सार्वजनिक और निजी संपत्ति का सम्मान। कि देखिए, जो जैसे हमारे भारत में ही देख लेते हैं, हमारे भारत में ही जहां हमें सार्वजनिक संपत्ति दिखती है, जहां हमें ये लगता है कि ये संपत्ति सरकार की है, तो ज्यादातर भारत की जनता में ये टेंडेंसी पाई जाती है कि उस संपत्ति की कोई देखभाल करना नहीं चाहता है, बल्कि उस संपत्ति में अगर उनके काम की कुछ चीजें हैं तो वो चीजें निकालने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें हमें मिल जाए, वो चीजें अपने आप उठा लेने की कोशिश करते हैं। सिसरो का कहना था कि आपको सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति, आपकी जो अपनी संपत्ति है, निजी संपत्ति का तो आपको सम्मान करना ही है, निजी संपत्ति को तो आप संभाल के रखते ही हो, लेकिन इसके साथ साथ में जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकार की संपत्ति है, जिस पर सभी व्यक्तियों का समान हक है, उस संपत्ति को आप प्रयोग कीजिए, लेकिन उसको नष्ट मत कीजिए, उसको नष्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ये कहना था उनका न्याय के सिद्धांत के बारे में। 4 सिद्धांत दिए थे, चारों मैंने आपको बता दिए। वादा खिलाफी नहीं, उचित कारण के बिना हिंसा नहीं, दूसरों के प्रति दयालुता, और फिर सार्वजनिक और निजी संपत्ति का सम्मान। और इनका कहना था कि देखिए, अगर कानून में न्याय नहीं होगा, अगर कोई देश अपने कानून में, अपने देश के कानूनों में न्याय को नहीं रखता है, न्याय भावना को सबसे पहले नहीं रखता है, तो न्याय के बिना जो राज्य है, राज्य का गठन हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कि राज्य का गठन हो जाए। अब ये था उनका न्याय का सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं मानव समानता का सिद्धांत। मानव समानता के सिद्धांत में इन्होंने जो वैश्विक भाईचारा है, वैश्विक भाईचारा और समानता का समर्थन किया है कि आप मानव की जो समानता है,
मानव की समानता केवल एक वर्ग तक या एक जाति तक आप सीमित मत रखिए। आपको जो समानता की अवधारणा है, समानता की अवधारणा पूरे विश्व में जो मानव समाज है, पूरे विश्व के लिए आपको लेकर देखनी होगी समानता की अवधारणा, ठीक। और इससे क्या होगा, इससे जो अगर आप पूरे विश्व में भाईचारे की भावना के तहत काम करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे पूरे विश्व में समानता फैलेगी। विश्व में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को बड़ा छोटा करके नहीं आंकेगा। इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य उन्होंने बताए हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो विवेक है, विवेक ईश्वर का समान व्यवहार है। विवेक को उसने कहा है कि पूरे विश्व के जितने लोग हैं सभी लोगों को विवेक ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ईश्वर ने विवेक दे दिया है, किसी व्यक्ति को बुद्धि दे दी और किसी व्यक्ति को बुद्धि नहीं दी है। बुद्धि में कम या ज्यादा का फर्क हो सकता है, लेकिन सही गलत को सोचने की जो भावना है, सही गलत को जो सोच है, वो सोच प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने प्रदान की है। और इसीलिए जो विवेक है, विवेक ईश्वर के द्वारा सभी व्यक्तियों को दिया गया है। इसलिए जो वैश्विक भाईचारा है, वैश्विक भाईचारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया इसमें सद्गुण का विकास। इसके बारे में उनका कहना था कि देखिए, जो ईश्वर है, ईश्वर ने कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया है जिससे कि ईश्वर ये कहे कि केवल एक वर्ग को ही अपने अंदर सद्गुण विकास करने हैं, एक ही वर्ग शिक्षा प्राप्त कर सकता है, एक ही वर्ग व्यापार कर सकता है, या एक ही वर्ग ऐसा है जो किसी निश्चित काम को कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने सभी लोगों को समान बनाया है और अगर सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले, अच्छे मौके मिले, तो सभी व्यक्तियों में सद्गुणों का विकास हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वर्ग के लोगों में सद्गुणों का विकास हो सकता है। थर्ड, उन्होंने बताया कानून और नैतिक समानता। कानून और नैतिक समानता के बारे में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो समाज के में व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों के पास धन अलग अलग हो सकता है। धन के मामले में व्यक्ति अमीर या गरीब हो सकते हैं, लेकिन कानून की नजरों में सब बराबर है। कानून के सामने ना तो कोई धनी होगा ना कोई निर्धन होगा। कानून की नजरों में सभी क्या है, एक ईश्वर की संतान है और एक वैश्विक समाज के सदस्य हैं। ये था इनका कौन सा, मानव समानता का सिद्धांत। अब इनका लास्ट रह गया निजी संपत्ति के बारे में, इनके क्या विचार थे वो देख लेते हैं। देखिए, निजी संपत्ति को इन्होंने क्या माना है। निजी संपत्ति को इन्होंने माना है कि निजी संपत्ति उन सारे कारणों में से एक कारण है जिनसे कि राज्य का निर्माण हुआ है। कि राज्य के निर्माण में जितने भी प्रेरक तत्व थे, जिन तत्वों से मिलकर राज्य को निर्माण हुआ है, तत्वों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो निजी संपत्ति है। व्यक्ति और निजी संपत्ति, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जिन वस्तुओं का राज्य के निर्माण में सबसे प्रमुख योगदान है। फिर अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं हैं, जो हमारी धरती है, हमारी धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों पर सभी वर्गों का समान अधिकार है। सभी वर्ग समान रूप से संसाधनों का प्रयोग करें। इसके साथ जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति को उन्होंने बताया कि निजी संपत्ति व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निजी संपत्ति। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उनका मानना था कि निजी संपत्ति से जो व्यक्ति है, व्यक्ति को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौका मिलता है। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने में आता है कि जिस घर में पैसे कम होते हैं या जो गरीब घर होते हैं, वहां पर लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, क्योंकि छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। और जो धनी वर्ग होते हैं, जो धनी परिवार होते हैं, वहां पर कम से कम पैसे को लेकर लड़ाइयाँ इतनी नहीं होती, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लड़ाइयाँ इतनी नहीं होती है। तो इसलिए उनका कहना था कि निजी संपत्ति इसलिए जरूरी है जिससे कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने शांतिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सके। दूसरा उन्होंने बताया संपत्ति का अस्तित्व। उनका कहना है कि देखिए, जो संपत्ति है, संपत्ति जो विद्वान कहते हैं कि संपत्ति समाज से पहले विद्यमान नहीं थी, ऐसा नहीं है। संपत्ति प्राकृतिक अवस्था से ही विद्यमान है और तभी से संपत्ति चली आ रही है। प्राकृतिक अवस्था के बाद में परंपरा और सहमति के आधार पर निजी संपत्ति का निर्माण हुआ है। परंपरा और सहमति कैसे होगी कि मान लीजिए कोई संपत्ति है, कोई जमीन है, जमीन का ये टुकड़ा है, संपत्ति में आता है। मान लीजिए प्राकृतिक अवस्था में तो क्या था कि प्राकृतिक अवस्था में तो जमीन के इस टुकड़े पे एक साल में ए वर्ग ने खेती कर ली, दूसरे साल में बी वर्ग ने खेती कर ली, तीसरे साल में सी ने, चौथे साल में डी ने। ये तो हो गया क्या, ये तो प्राकृतिक अवस्था हो गई कि किसी का निजी अस्तित्व नहीं है संपत्ति पर, संपत्ति सबकी साझी संपत्ति है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मान लीजिए जो ये संपत्ति इस भूमि पर ए ने एक साल खेती करी, अगले साल किसी वजह से क्या हुआ कि बी इस पर खेती नहीं कर पाया, तो अगले साल दोबारा से फिर ए इस पर खेती करने लगा। थर्ड ईयर में आया तो थर्ड ईयर में फिर वो इसी पे ए ही खेती करने लगा। तो इस तरीके से क्या हुआ
इस तरीके से एक परंपरा बन गई कि जो ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े पर ए खेती कर रहा है। अब ए ने कहा कि भाई ठीक है, जब मैं इस टुकड़े पर खेती लगातार पहले से कर रहा हूँ तो तुम लोग ये जमीन मुझे दे दो, तुम्हारे लिए दूसरी जमीन की व्यवस्था कर देते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि लोगों में, आपसी समाज के वर्ग जो लोग थे उन लोगों में आपसी सहमति बनी, और परंपरा से वो पहले से ही खेती करते आ रहे हैं जमीन पर, कि पहले से परंपरा चली आ रही थी और उस परंपरा में लोगों में आपस में सहमति बनी, और इस सहमति से जो ये संपत्ति है, ये संपत्ति किसकी हो गई? एक ही हो गई। यहाँ पर निजी संपत्ति का जन्म हो गया। और निजी संपत्ति की अवधारणा में उसने यही बताया था कि जो निजी संपत्ति का अस्तित्व है वो प्राकृतिक अवस्था से ही विद्यमान है। संपत्ति का अस्तित्व प्राकृतिक अवस्था से विद्यमान है, लेकिन निजी संपत्ति जो है, निजी संपत्ति परंपरा और सहमति से उसका निर्माण हुआ है। फिर उनका कहना था कि जो राज्य है, राज्य निजी संपत्ति की रक्षा करेगा। किसी भी व्यक्ति ने अगर वैध रूप से संपत्ति का अर्जन किया है तो ये राज्य का दायित्व है कि राज्य उस व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति की रक्षा करे। इसके साथ साथ निजी संपत्ति के बारे में उनका कहना था कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का तो अधिकार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लालच के कारण संपत्ति का अर्जन कर रहा है तो वो सही नहीं है। उसकी उन्होंने निंदा की है, उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया है। उनका कहना था कि देखिए, आपको संपत्ति के अर्जन की अनुमति है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप संपत्ति का अर्जन करते समय किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को हानि पहुंचा रहे हो। ठीक है, ये था उनका निजी संपत्ति का सिद्धांत। तो देखिए, सिसरो का सिद्धांत हमने देख लिए हैं, सारे सिद्धांत लगभग हमने देखे हैं और बहुत अच्छे से हमने समझ लिए हैं। और सिसरो का मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारे पाठ्यक्रम में सिसरो को पहले से शामिल क्यों नहीं किया जाता है, जबकि इनके जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों को पढ़कर पता चलता है कि इनके सिद्धांत अरस्तु या प्लेटो के सिद्धांतों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छे सिद्धांत है। मैं ये नहीं कहती कि उनके सिद्धांत खराब है, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उनके भी सिद्धांत ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो महत्व हमारे पाठ्यक्रम में प्लेटो को मिला हुआ है, अरस्तु को मिला हुआ है, वो महत्व सिसरो को क्यों नहीं मिला हुआ, जबकि इनके सिद्धांत तो इतने बेहतर हैं, इतने अच्छे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, हर बात को इन्होंने तर्क से बताने की कोशिश की है। आज के लिए हम इतना ही, सिसरो का हमारा कंप्लीट हो गया है। सिसरो से संबंधित हमने सारे सिद्धांत देख लिए हैं। अब जो हमारा कल का लेक्चर होगा, कल हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में दूसरे दार्शनिक है, वो है संत थॉमस एक्विनोस। ठीक है, संत थॉमस एक्विनास के बारे में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।